नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो चल रही है आशीष की, आशीष और मैडम की कहानी। मैडम ने और आशीष ने वो जेवर तो हासिल कर लिया था और पैसे भी उनके पास भरपूर आ चुके थे। अब वो लोग अपने घर में, फार्म हाउस में आ चुके थे। आशीष भी बहुत खुश थे कि चलो अब तो मैं करोड़पति बन ही जाऊंगा। इतना धन तो हमारे पास आ ही चुका है। और मन ही मन सोच रहे थे कि अभी तक मैंने अपना प्यार को सही ढंग से इजहार नहीं किया। मैडम को बताना चाहते थे कि मैडम जी, मैं आपके साथ बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर रह नहीं पाऊँगा, आप मुझसे शादी कर लीजिए। लेकिन डर जाते थे, जानते थे कि कहीं मैडम नाराज ना हो जाए, और इसी वजह से मैडम को बता नहीं पा रहे थे। लेकिन अंदर अंदर में बहुत उनको लग रहा था कि ये बात कब तक छिपा कर रखूँगा, बता ही देना चाहिए। आशीष यही सब सोचते सोचते अब अपने कमरे में एकांत में बैठे हुए और यही सब बातें सोच रहे थे। मैडम अपने कमरे में थी और आशीष अपने कमरे में। अब तो उनका सारा काम अच्छी तरह से हो चुका था। वो तीनों आत्माएं भी अब अपनी अपनी जगह पहुंच गई थी। एक आत्मा को तो मुक्ति मिल चुका था और दो अपनी स्थान पर चली गई थी। अब उस घर में अब आशीष को नहीं लग पा रहा था कि यहाँ कोई आत्मा है। मैडम अब क्या करने वाली है, अब कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन अब चाहते थे आशीष कि मैं मैडम से एक बार बात करूं, बताऊं, अपने प्रेम का इजहार करूं कि मैडम आप मुझसे शादी कर लीजिए और मैं आपके साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए तैयार हूं। आज यही सोच करके अब अपने पलंग से उठे। अब दोपहर का टाइम था, खाना खा के लेटे हुए थे और 1-2 घंटा सोने के बाद अब जाग चुके थे। अब मन ही मन सब कुछ फैसला कर लिया था कि अब देर नहीं करना चाहिए, मुझे मैडम से बात कर लेना चाहिए। और हिम्मत जुटा करके मैडम के कमरे में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो मैडम कमरे के अंदर थी ही नहीं। पूरा देख लेते हैं कमरे में, वो है ही नहीं। तब उनको समझ में आ गया कि ड्राइंग रूम में होगी और अपना हिम्मत जुटाते हुए वो ड्राइंग रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मैडम कोई किताब की अध्ययन कर रही थी, बैठी हुई थी किताब पर फोकस किए हुए, और आवाज़ पैरों की पहचान गई थी। अब कहने लगे, आशीष अब तो आराम हो चुका है, आओ बैठो। अब क्या तुम्हारे दिल में चल रहा है, क्या बताओ, तुम क्या करना चाहती हो। अब तो पैसा तुम्हारे पास भी आ चुका है, तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारे खाना बनाने का हुनर बहुत बढ़िया है, तो क्यों ना अपने लिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल लो, क्योंकि मैं देखी हूँ तुम्हारे खाने बनाने का कला बहुत बढ़िया है। अब इधर आशीष जो थे मन ही मन सोच रहे थे कि मैं तो कुछ और सोच के आया था कि मैडम से बात करूँगा, अब मैडम यहाँ तो दूसरी बात को ही छेड़ दिया। आप फिर मैडम के थोड़ी दूरी सोफे पर बैठते हुए कहने लगे कि जी मैडम, आपने सोचा तो अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा कारोबार मैं अकेले कैसे कर पाऊँगा, ये आपके बगैर तो हो नहीं पाएगा। मैडम अपनी किताब एक तरह से बंद कर दी और आशीष की तरफ घूर करके देखने लगी। उसकी आंखों में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुस्से में हो, कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। आंखों में ऐसा क्या शक्ति थी कि बस मैडम देख लेती ना तो आशीष की बोलती बंद हो जाती थी, और आज भी वही हुआ था। आशीष की नज़रें अपने आप नीचे झुक गई। मैडम से वो कभी आंख मिला नहीं पाती थी, ना जाने उनकी आंखों में कौन सी शक्ति बसी हुई थी। मैडम खिलखिला के हंस पड़ी और कहने लगी, अरे आशीष, मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ हमेशा और रहूँगी।
मैं तुम पर भरोसा करती हूँ आशीष, तभी तो तुम आज मेरे घर में हो। और तुम अपने आप को अकेला मत समझो, जो तुम करोगे मैं उसके साथ में हूँ। मैडम को बात सुन करके आशीष अपना सर उठाते और यही मौका था कि अपनी बात पूरी करने की। अब फिर आप बिना कोई लाग लपेट का अब आशीष मैडम की ओर देखते हुए कहने लगे कि मैडम जी, अगर आप नाराज ना हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैडम खिलखिला करके हंसने लगी और कहने लगी कि आशीष, मुझे मंजूर है। अब आशीष एकदम सदमे में आ गए कि भाई, मैंने कुछ बताया ही नहीं और मैडम को कैसे पता चल गया। तभी उनको ध्यान नहीं आया, अरे ये तो मन की बात पढ़ लेती है, मेरे दिमाग में जो भी आया है ये तो पूरा जानकारी होगी। अब आशीष का चेहरा लाल हो जाता है शर्म के मारे। अब मैडम की हंसी की आवाज़ वहाँ पर गूंजने लगती है। अब फिर मैडम अपने सोफे से एक तरह से सरक करके और आशीष के पास बैठ जाती है। अब कहने लगती है कि आशीष, मैं तुम्हें पहले दिन से ही चाहने लगी थी। अब वैसे मैं बताऊं आशीष कि मेरे को चाहने वाले बहुत लोग हैं। सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं, कहते हैं कि मैडम आप ये काम छोड़ दीजिए और हम आपके साथ घर बसा लेंगे। लेकिन आशीष, मैं ये काम को छोड़ नहीं सकती। मैं ऐसे एक जगह में फंस गई हूँ कि जिसमें रास्ता एक ही तरफ जाता है, वापस लौटता नहीं है। और जो भी हमारे प्रेमी हैं, जो मुझे दिलो जान से चाहते हैं, विदेश तक में हैं, और उनका कहना है कि मैडम जी आप इस लाइन से बाहर आ जाओ और फिर हमारे साथ घर बसा लो। मैं चाहती तो कभी का घर अपना बसा सकती थी, लेकिन उनको मेरी ये पूजा पाठ वाला नियम और ये उनको अच्छा नहीं लगता है। वो चाहते थे कि मैं सब कुछ बंद कर दूं। लेकिन आशीष अब मेरे हाथ में नहीं रह गया। मैं इसमें इतनी दूर आ चुकी हूं ना कि पीछे लौट नहीं सकती हूँ। आशीष सब सुनते जा रहे थे और वाकई में उनको भी लग रहा था कि मैडम इतना आगे बढ़ चुकी है, अब पीछे लौटना नामुमकिन सा लग रहा है। और तब कहने लगे कि देखिए मैडम, मैं शुरू से भी मैं आपको पसंद करता हूँ, आज भी करता हूँ। जैसे भी हैं मुझे आप पसंद है। अब मैं तो आपके हमेशा साथ में रहूँगा, जो आप कहेंगी मैं करूँगा। मैडम खुश हो गई और कहने लगी, आशीष, मैं तुम्हारे दिल की बात हमेशा पढ़ती थी। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन इजहार नहीं करना चाहती। तुम मुझे बहुत पसंद हो। और इसके बाद मैडम और आशीष जी की प्यार भरी बातें चलने लगी। और फिर मैडम रुकते हुए कहने लगी कि देखो आशीष, हम तुम मंदिर में शादी कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन असली शादी तो मंदिर में ही होगा। और इसका मैं जल्द ही प्रबंध करने वाली हूँ। आशीष, जरा वो जेवर तो ले आना। वो मैं देखा था, उसमें एक नेकलेस था, हार था, और वो मुझे बहुत पसंद आया। जरा मैं पहन करके दुल्हन की तरह देखना चाहती हूँ अपने आप को। क्या वो हार मुझ पर सूट करेगा जो वहाँ से मुझे मिला है? अब आशीष कहते कि हाँ मैडम, वो हार आप पर तो खूब जमेगा, मैं अभी लेकर आया। और इसके बाद वो पोटली पूरा खोल देते हैं। कई तरह का कपड़ा लगा हुआ था, किसी तांत्रिक ने उसको अच्छी तरह से पैक करके रखा हुआ था ताकि आसानी से किसी के हाथ ना लगे। अब कई तरह कपड़े में कपड़ा सब बंधा हुआ था, 7 तरह लगा करके, और तब वो जेवर रखा हुआ था, क्योंकि तांत्रिक कहते थे कि ये श्रापित है और इसको आप संभाल कर रखिए, जब समय आएगा ना तो अपने आप ये श्राप मुक्त हो जाएगा। और अब वो आशीष पूरा जेवर उठा करके मैडम के पास ले आए। मैडम और आशीष दोनों खुश थे, उस जेवर को देख रहे थे। दोनों की नज़रें पूरा जेवर देख करके मुस्कान अब ले रही थी। और तभी आशीष उस जेवरों में से वो जो नेकलेस था, हार था, वो अपने हाथों से उठा करके और
मैडम के गले में एक तरह से लगा दिया। आप मैडम को कहने लगे, मैडम आप पर तो हार बहुत जम रहा है। देखिए ना, आप तो इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन ये हार पहनते ही आपकी खूबसूरती और कई गुना बढ़ गई है। मैडम कहने लगी कि हाँ शीश, जरा मैं अपने आप को शीशे में देखूं। और दोनों लोग उठकर सोफे से, अब जहाँ पर आदमकद आईना लगा हुआ था, जहाँ पर मैडम श्रृंगार वगैरह किया करती थी, उस जगह पर जाकर के मैडम खड़ी हो गई। अब पीछे में आशीष जी, दोनों लोग उस आईने में नजर आ रहे थे। अब मैडम उस हार पर अपना हाथ फेरते हुए कहने लगी कि हाँ आशीष, तुम सही कह रहे थे, ये हार मेरे पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो ना, मेरी वाकई खूबसूरती बढ़ गई है इस हार को पहन करके। चलो आशीष, अब इस हार को उतार देते हैं और हम शादी वाले दिन पहनेंगे। इनमें से कुछ जेवर देख लो जो मेरे साइज में आ रहा हो, आप उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमारे लिए बड़े फायदे की बात है, हमें तो जेवर खरीदना ही नहीं पड़ेगा। तभी अचानक ऐसा लगने लगा कि मैडम की गला कोई कस रहा हो। ऐसा हिचकी लेने लगी और लगा कि कोई गला घोंट रहा है। आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये एक सेकंड के अंदर में जो बदलाव हुआ मैडम का ना, आशीष बहुत चक्कर रह गए थे। मैडम मैडम क्या हुआ, क्या हुआ आपको, आप ऐसा क्यों कर रही है? आप मैडम अपना दोनों हाथ गले पर दबाए हुए और उस हार को निकालने की कोशिश कर रही है। आप आशीष समझ नहीं पा रहे कि अचानक मैडम को हुआ क्या। अब जैसे एकदम आशीष डर गए हो, बार बार पूछ रहे हो, मैडम जी हुआ क्या, हुआ क्या, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? अब मैडम तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी सांस रुकती जा रही है, सांस रुकती जा रही है। एकदम आंखें अब मोटी मोटी सी बाहर निकलने लगी थी, जैसे उनका कोई गला घोंट रहा हो। लेकिन वहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, ना तो कोई आत्मा, ना कोई भूत, ना कोई और इंसान तीसरा। उस जगह पर आशीष और मैडम ही तो थे। और वो हार जो था उनके गले में फांसी का फंदा बन चुका था। वो हार जैसे मैडम का गला घोंटता जा रहा था, चिपकता जा रहा था उनके गले में। मैडम खींच करके तोड़ना चाहती थी, निकालना चाहती थी, लेकिन वो हार निकल नहीं पा रहा था। मैडम बार बार कह रही थी आशीष से, लेकिन उनकी आवाज़ सही ढंग से निकल नहीं रही थी। वो कुछ इशारा कर रही थी, लेकिन आशीष समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैडम क्या कह रही हैं, मैडम को क्या हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ समझ नहीं पा रहे थे आशीष। एक पल के अंदर मैडम की जो हालत बिगड़ने लगी और आखिरकार खड़ी खड़ी मैडम अब जमीन पर गिर चुकी थी और अपनी सांस लेने की कोशिश करने लगी। तब जाके आशीष को पता लगा कि अरे भाई, ये तो नया जो हार अभी मैडम पहनी है, ये हार ही उनके गले में कसता जा रहा है। ये कैसे हो गया भाई, इस हार में क्या शक्ति है? तभी मैडम का इशारा उनको समझ में आ गया कि आशीष, इसको जल्दी से खींचो, तोड़ दो, इसको बाहर निकाल दो। और आशीष अब जुट गए थे। अब मैडम भी कोशिश कर रही उस हार को निकालने के लिए अपने गले से, और इधर आशीष भी। और बड़ा मुश्किल के बाद वो हार मैडम के गले से अलग हुआ। ऐसा लगा था कि हार मैडम की जान ले लेगा। अब हार जैसे ही निकला ना, मैडम लंबी लंबी सांस लेने लगे और उस हार को अब आशीष ने घुमा करके सोफे के ऊपर में फेंक दिया। आशीष भी घबराए हुए थे और मैडम की तो हालत ही कुछ और बनी हुई थी, लंबी लंबी सांसें। तब आशीष को लगा कि जल्दी से पानी लेकर आना चाहिए और दौड़ते हुए किचन की तरफ गए और पानी का भरा गिलास लेकर के दौड़ते हुए मैडम के पास आए। और तब तक मैडम अपने आप को संभाल लिया था। अब उठ कर के बैठ गई थी सोफे के ऊपर में, लेकिन अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। और तब तक आशीष जी गिलास का पानी लेकर के हाजिर हो गए थे और कहने लगे, मैडम आप पीछे, इस हार में कुछ है। जो वो बता रहा था ना कि हार श्रापित है,
ये जेवर श्रापित है मैडम, और हम लोग तो अब लग रहा है कि इस हार को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आशीष अपना दुखड़ा रो रहे थे, लेकिन मैडम शांत कराने की कोशिश करी थी इशारे से कि आशीष मत बोलो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैडम शांत अब कुछ हो चुकी थी। अब जो सांस थी, अब उनकी स्पीड अब मध्यम होने लगी थी। जितना तेज़ी से वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी, अब थोड़ा नॉर्मल सी लगने लगी थी। अब पानी पीने के बाद अब उनको लगा कि हाँ, अब पहले से मैं बेहतर हूँ। लेकिन इसके बीच लगभग 15-20 मिनट ना तो आशीष कुछ बोल पाए और ना मैडम। हाँ, मैडम कभी कभी आशीष की तरफ देख लेती थी और आशीष की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैडम से इतना प्यार ही करती थी और मैडम की लगा कि हाँ, कोई तो है उनको चाहने वाला, कोई असली प्रेमी। इसके बाद मैडम अब आशीष को पुकारा कि सुनो आशीष, ये इस जेवर को उसी जगह पर रखो, जैसे जैसे पैक किया हुआ था इसको रख दो। इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये वाकई में श्रापित जेवर है। इस जेवर में श्राप लग चुका है और हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हम इसको बेच तो सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो खरीदेगा वो भी बेचारा कठिनाई में पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई कठिनाई में पड़े। इसलिए बेहतर होगा कि हम इसको सही ठिकाने पर लगा दें, और जब इसका समय बदलेगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। आशीष समझ गए थे कि अब ये जेवर हाथ से निकल चुका है। ये वाकई में श्रापित जेवर है। इसके बाद मैडम ने पूरा समझाया कि आशीष क्या करना है। इसके बाद आशीष जो थे बाहर निकल गए थे। पार्किंग एरिया में, जो गार्डन एरिया था, वहाँ पर एक गड्ढा बनाया। अब पूरा गहरा गड्ढा, उसके अंदर इसको बड़ी सावधानी से, पहले तो पैक कपड़े के अंदर था और फिर प्लास्टिक की थैली में डाल करके एक डब्बा के अंदर रख करके उसको एक तरह से दफना दिए थे। वहाँ पर निशानी के लिए एक पेड़ लगा दिया था कि कभी ज़रूरत पड़े निकालने को तो हम आसानी से इसको निकाल पाएंगे। जैसा मैडम ने बताया था, अब ये काम को अब उन्होंने बाखूबी से कर लिया था। और तभी इस काम से निपट ही रहे थे कि एक कार गेट पर आकर रुकी और हॉर्न पर हॉर्न देने लगी। ये पहली बार था कि कोई अनजानी कार इस जगह पर आई थी। जानते नहीं थे आशीष जी कि किसकी कार है, कौन आया है। लेकिन कार की हॉर्न की आवाज़ सुनकर के मैडम जो बैठी हुई थी कमरे से बाहर निकल गई और आशीष की तरफ आने लगी। आशीष, ये कौन हो सकता है? आशीष अनजान थे कि मैडम मुझे तो जानकारी नहीं है, ये कौन हो सकता है। और तब मैडम बोली, आओ आशीष, चलते हैं, देखते हैं ये बंदा कौन है और इस जगह पर क्यों आया है, क्या उसका मकसद है। अब फिर दोनों लोग बात करते हुए गेट पर चले गए। गेट जब खोला तो एक सफ़ेद चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी पाई गई और वो भी काले शीशे उसमें लगे हुए थे। मैडम और आशीष जब बाहर निकले ना तो गेट खुला और उसमें से एक 55-56 साल का एक अधेड़ व्यक्ति कार से निकले, ड्राइवर के दूसरी साइड से, और फिर बाहर निकल करके अब मैडम की तरफ देखने लगे। अब मैडम उनको देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ी हुई थी और वो भी देख करके जैसे एक दूसरे को लोग जानते हैं। इधर आशीष दोनों को देख रहे थे कि अरे ये तो जाना पहचाना लोग लग रहे हैं, एक दूसरे को देख करके आश्चर्य में डूबे हुए हैं। कौन हो सकता है ये कार वाला? तभी मैडम का आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे सर, आप यहाँ पर? आपको किसने बताया कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? वो जो अधेड़ व्यक्ति था हाथ जोड़े खड़ा था। कहने लगा कि बेटी, मुझे भी नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो।
मैं एक बहुत भारी विपत्ति में पड़ा हुआ बेटा। तब मैडम कहने लगी कि आप अंदर आ जाइए, यहाँ गेट पर हम लोग क्यों खड़े रहेंगे, अंदर बैठ के बात करते हैं। कार अंदर आ गई थी, लेकिन ये लोग तीनों के तीनों लोग पैदल ही चल कर के ड्राइंग रूम में पहुंच गए थे। और बाइज्जत मैडम ने उस सर को बिठाया सोफे पर और आशीष को बोला, आशीष पानी वानी का थोड़ा व्यवस्था कीजिए। और आशीष किचन की तरफ चले गए थे, पानी वानी लेके आए। और तब तक देखा कि मैडम और उस सर में बातचीत चल रही थी, एक दूसरे को लोग जानते थे। और वो जो बुजुर्ग कह रहा था कि बेटा आप हमारी मदद करो, मैं तो इस जगह पर आपको जान कर नहीं आया था, मुझे किसी ने बताया था कि आप उस जगह पर चले जाइए, एक तांत्रिक लड़की रहती है। अब मुझे नहीं मालूम कि तांत्रिक लड़की तुम हो। मैं तो तुमसे बहुत पहले मिला था, जब तुम मेरे ऑफिस में आई थी नौकरी की तलाश में। वो बुजुर्ग बोलता जा रहा था और आशीष उसकी बात सुनती जा रही थी। बेटा मेरे को माफ़ कर देना, मैंने आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। अब वो मैडम जो थी कहने लगी, अंकल अरे मैंने तो कभी आपको माफ़ कर दिया था, छोड़िए ना, मुझे जब वो जॉब करना ही नहीं था, अब मुझसे हो ही नहीं पाता, तो उस बात को तो हम भूल ही जाते हैं, वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आइए अंकल अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर। हुआ क्या है आपके साथ में, आप इतनी परेशानी में क्यों पड़े हुए हैं? अब पूरा जो कहानी है मुझे खोल के बताइए। मैडम और वो सर जो बैठे हुए थे सोफे के ऊपर में, और तभी सर आशीष की तरफ देखने लगते हैं। और तब मैडम कहती, घबराइए मत, ये हमारे होने वाले पति हैं, हम कुछ ही दिनों में अब शादी करने वाले हैं। और वो बुजुर्ग अब आशीष की तरफ हाथ उठा दिया नमस्ते की अंदाज में। आशीष भी उसी अंदाज में नमस्ते करके एक सोफे पर बैठ गए। बातचीत का अब जो स्टार्ट हो चुका था, वो बुजुर्ग बताते जा रहे थे, मैडम सुनते जा रही थी, आशीष भी सुन रहे थे। अब जो बुजुर्ग का कहना था दृढ़ व्यक्ति का कि देखो बेटा, मेरा एक बेटा विदेश में रहता है, अब वो अब यहाँ पर आ गया है। अब मेरी इच्छा थी कि उसकी शादी करने के बाद एक बंगला मैं उसको दूँ गिफ्ट में। शादी तो हो चुकी है, लेकिन जो बंगला मैंने उसके लिए तैयार किया था, जब वो लोग रहने के लिए गए तो वहाँ पर रह नहीं पाए। वो बंगला बेटा हॉन्टेड है। अब मुझे नहीं मालूम था कि जिसने मेरे को बेचा था उसने ज़रा भी हमें बताया नहीं कि वो बंगला हॉन्टेड है, वहाँ पर भूतों का राज है बेटा। अब भूत भी इतनी शक्तिशाली हैं कि एक रात भी मेरे बेटा बहू को उस जगह पर रहने नहीं दिए। वो लोग रात को अपनी जान बचा करके उस जगह से भागे। बेटा मेरी सबसे बड़ी महंगी प्रॉपर्टी है और मैं फंस चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेटा अगर आप में इतनी शक्ति है तो हमारे बंगले को भूतों से खाली करवा दीजिए, और इसके एवज में जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अब ये सब सुनने के बाद मैडम जी अब पूरा उस बंगले के बारे में पूछताछ करने लगी कि अंकल वो बंगला आपने किससे लिया था। वो अधेड़ व्यक्ति बताने लगे। तब वो बंगला कैसा था, वो कहने लगे बेटा कि हमने उस बंगले को रेनोवेशन किया था, थोड़ा सा तोड़ फोड़ ज़रूर हुआ था और हम अपने हिसाब से उसको बनवा दिए थे। तब जो मैडम थी कहने लगी, अंकल घबराइए मत, आप बिल्कुल सही जगह पर आए, लेकिन अंकल ये काम बहुत बड़ा रिस्की है, और जिस हिसाब से बता रहे हैं ना उसमें एक भूत नहीं कई भूत रहते हैं। क्या वो बंगला काफ़ी दिनों से खाली तो नहीं था? तब वो अंकल जो थे कहने लगे कि हाँ बेटा, वो बंगला 2-2.5 साल से खाली ही था। मैंने बंगला तो बना लिया था, लेकिन बेटा विदेश में था, और जब आएगा आप शादी करेगा, मैं तो गिफ्ट के रूप में देना चाहता था, सरप्राइज गिफ्ट। तब मैडम कहने लगी कि अंकल अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, लेकिन इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है। वो अंकल जो थे सर थे,
हाथ जोड़ते हुए कहने लगे कि बेटा, जो कहोगी, जो मांगोगी, हम देने के लिए तैयार हैं, बस ये मेरा काम हो जाना चाहिए। तब मैडम ने पूरा चीज़ समझाना शुरू किया कि देखिए अंकल, जो आप समझ रहे हैं ना कि इतनी आसानी से बंगला आपका खाली हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। उस बंगले में महीनों हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक भूत होता है तो मैं तो निकाल देती, लेकिन उसमें अनगिनत भूत आत्माएं रहती हैं और उनके लिए हमें टाइम चाहिए, कम से कम 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा। इसके बाद मैडम ने जो पैसे बताया, वो सर जो थे अंकल मान गए थे। मैडम 10 लाख रुपए का डिमांड रखा था और उन्होंने देरी नहीं किया था और एडवांस भी वो देने लगे थे। और तब मैडम कहा कि अंकल, आप एडवांस मत दीजिए, काम जब पूरा हो जाएगा तो एक मुश्ती हमें रकम दे दीजिएगा। और अंकल तैयार हो गए, खुश थे। और तभी वो जो मैडम थी कहने लगी, अंकल उस घर का आप चाबी लाए हैं? तब अंकल बोले कि नहीं बेटा, चाबी तो हमारे कोठी पर है, आप हमारी कोठी पर आ जाओ और मैं आपको उस बंगले तक ले जाऊंगा। लेकिन मैडम कहने लगी, नहीं अंकल, अभी मैं नहीं आ सकती, मैं 3 दिन तक बिजी हूँ और इसके बाद मैं आपके पास पहुँच जाऊँगी। आप अपना एड्रेस, जहाँ कोठी है, दोनों जगह का मुझे बता दो। हाँ, हो सकता है कि मैं बीच में जो नई कोठी है, जो हॉन्टेड कोठी है आपका, मैं उसके एक बार चक्कर भी लगा आऊँगी। और उसके बाद अंकल ने दोनों जगह का एड्रेस अपना लिखवा दिया और इसके बाद वो उस जगह से विदा हो गए। मैडम अब आशीष की तरफ देख रही थी, आशीष भी मैडम की तरफ देख रहे थे और मैडम कहने लगी कि देखो आशीष, घर बैठे ही लक्ष्मी आ रही है, इससे बड़ी बात क्या होना चाहिए। लेकिन आशीष जब सुने थे कि अरे भाई, उस कोठी में एक नहीं बहुत सारे भूत हैं, तो आशीष डर चुके थे और कहने लगे, मैडम जी, ये तो बहुत झमेले वाला काम है, इसमें तो आपके कहने अनुसार बहुत सारा भूत है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे। तब मैडम कहने लगी, अरे घबराओ मत आशीष, ये काम मैं मज़े में कर लूँगी और हम लोग थोड़ा टाइम वहाँ पर बिताना भी पड़ेगा। हम लोग हफ्ते भर उस कोठी में रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, शादी करने के बाद में। एक तरह से कहा जाए तो हम लोग हनीमून उसी कोठी में मनाएंगे। बोलो कैसा रहा? अब तो खुशी का आशीष का ठिकाना नहीं रहा कि मैडम अब तो मेरे शादी करने के तैयार हो गई और हनीमून के बारे में भी सोच रही है, और वो भी भूत बंगले में, इसलिए थोड़ा घबरा गए थे। अब कहने लगे कि मैडम जी, अगर उस वक्त में भूत हमारे कमरे में आ जाए तो हम क्या करेंगे? वो तो सब देख रहे होंगे। तब मैडम कहने लगी, अरे भूतों से क्या हमें शर्म आया, वो तो हमें ना जाने कब कब देखते रहती हैं, तो उनसे हमें क्या पर्दा करना। चलो ये भी काम हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। सुनो आशीष, हम सुबह में चलेंगे, तुम्हारे माँ बाप से मिलेंगे और उनसे एक बार तुम भी पूछ लो क्या वो अपनी बहू मुझे बनाएंगे। और तब आशीष बोले, हाँ हाँ, मैं तो एकदम तैयार हूँ। लेकिन मैडम हंसते कहने लगी, आशीष तुम तैयार हो, तुम्हारे माँ बाप तैयार हैं, इसके लिए हमें पूछना तो पड़ेगा। और इसके बाद वाकई में मैडम आशीष को लेकर के, अब जहाँ उनके माँ बाप रहते थे, मजाकिया दोस्त रहता था सुदामा, उनके घर पर पहुँच गई थी। सारे लोग मैडम को देखकर खुश थे और मैडम को पसंद भी कर रहे थे और मजाकिया दोस्त वो भी खुश था। और धीरे से आशीष के कान में कहने लगा कि देख भाई, मुझे भूल मत जाना, ये रास्ता मैंने दिखाया था, तो इस गरीब दोस्त को भी ज़रूर ख्याल रखना, अब तो तू अमीर बन चुका है। तब आशीष कहने लगे कि देख दोस्त, सबको मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन तुझे नहीं, तू मुझे ये रास्ता दिखाया है, तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं दोस्त। तो इतना तो समझ ले, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तू मेरा दोस्त आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा।
इसके बाद वहीं के इलाके में मंदिर में अब उनकी शादी हो चुकी थी। आशीष भी खुश थे और मैडम भी खुश थी, और उनके जो माता पिता थे वो भी खुश थे। मजाकिया दोस्त वो भी खुश था कि चलो मामला अब बन गया आशीष का। आशीष शादीशुदा हो चुका है, लेकिन अब वहाँ से जाने वाले थे। तब आशीष ने धीरे से मैडम से कहा कि मैडम जी, अपने माँ बाप को, हाँ, ये अपना मजाकिया दोस्त को हम क्यों ना वहाँ ले चलें। हम अब तो शादीशुदा हो गए, वहाँ भी देखभाल के लिए कुछ चाहिए। और तभी मैडम कहने लगी कि आशीष, उस जगह पर नहीं, वो जो फार्म हाउस है ना, वो आत्माओं से अछूता नहीं है। कब क्या वहाँ पर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं तुम्हारे माँ बाप को और तुम्हारे मजाकिया दोस्त को खतरे में डालना नहीं चाहती। ये सारा काम हो जाने दो, और इसके बाद हम एक आलीशान कोठी लेंगे। इतना तो पैसा हमारे पास में आ ही चुका है, और फिर हम लोग इकट्ठे रहेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद शायद आशीष को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो समझ गए कि मैडम हमारे परिवार को भला चाहती है। वो नहीं चाहती कि हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाए। और इसके बाद वो लोग कोठी में आ चुके थे, जहाँ पर चाबी थी उस भूत बंगले की, और वो सर के साथ उस नए जगह पर पहुंच गए थे, जहाँ पर उस कोठी में भूतों ने अपने कब्जे में ले लिया था। उनका बेटा बहू को वहाँ पर एक रात भी गुजारने नहीं दिया था, और वो लोग रात रात उस जगह से अपनी जान बचा करके भागे थे। जब तीनों लोग उस जगह पर पहुँचे तो दिन का टाइम था। मैडम पूरा घर का एक एक कोना देख रही थी। वो घर 2 मंजिला बना हुआ था, और एक बेसमेंट भी बना हुआ था। बेसमेंट में पूरा हर तरफ मैडम ने घूम घूम करके देख लिया, और तब वो सर पूछने लगे कि बेटा, कुछ पता लगा कि भूत कहाँ पर रहते हैं। और तब मैडम हंसते हुए कहने लगी कि अंकल जी, एक हो तो आपने बताओ। यहाँ तो बेसमेंट में भी भूत है, आपका ग्राउंड पर भी भूत है, फर्स्ट पे भी भूत है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भूत ना हो। आप एक रात हमारे साथ गुजर कर देखो, और फिर आपको पता लग जाएगा। अब वो सर एकदम डर गए थे, और कहने लगे नहीं बेटा, मेरा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं रह नहीं पाऊंगा बेटा। अब तुम जैसे भी करो, लेकिन ये घर भूतों से खाली करा दो। तब मैडम कहने लगी बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए ये घर मेरा है, और हम लोग अब इसमें 1-1.5 महीना बिताएंगे। और इसके बाद जो सर जो थे कहने लगे कि बेटा, अब ये घर तुम्हारे हवाले है, जो तुम चाहो करो, लेकिन बेटा कोशिश करना कि जल्द से जल्द ये घर भूतों से खाली हो जाए। और तब मैडम ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए सर, कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हम निकलेंगे तो ये घर खाली करा करके आप फिर आपके पास आएंगे अपने पैसे लेने के लिए। और उसके बाद वो सर चले गए थे। घर में हर चीज़ अपनी जगह पर व्यवस्थित था। किचन में सब कुछ था, बेडरूम, अच्छे फर्नीचर, अच्छे पलंग, जिधर भी देखो कीमती सामान भरा हुआ था। वो सेठ ने तो अपने इकलौते बच्चे के लिए इस घर को सजाया था। महंगे से महंगा फर्नीचर, हर चीज़ उस घर में लगवा के दिया था, लेकिन भूतों ने उस जगह को कब्जा कर रखा था। इसीलिए अब मैडम के हवाले ये घर आ चुका था, और मैडम और आशीष जी अब उस घर में अपना घर समझ करके रात बिताने के लिए अब आ गए थे। अब पहली ही रात थी, पहली रात अब उस जगह पर बेडरूम में बिता रहे थे। लेकिन उससे पहले मैडम पूरे घर में इधर उधर घूम लिया, ना जाने क्या क्या जो कुछ करना था वो कर आई थी। आशीष ने देखा था। इसके बाद वो अपने बेडरूम में थे और सो रहे थे, दोनों लोग मज़े में। रात को करीब करीब 1:30 बज रहा था। आशीष भी थके हुए थे, मैडम भी थकी हुई थी, और दोनों लोग गहरी नींद में थे। और तभी
लगा कि जैसे उनका पलंग को कोई हवा में उठा दिया हो, और वो भी 2-3 फुट ऊपर, जैसे उनका पलंग छत पर चिपकती जा रही हो। और दोनों लोगों का नींद खुल चुका था। मैडम तो सब कुछ समझती थी, लेकिन आशीष इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और चिल्लाने लगे, घबरा गए थे। लेकिन मैडम ने शांत कराया कि आशीष चुप रहो, शांत रहो, मुझे देखने दो, करने दो, मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद रखो और चिल्लाना बंद करो। और इसके बाद मैडम देखना शुरू किया कि आखिर इतना भारी पलंग को कौन लोगों ने उठा रखा है, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब मैडम झांक के देख रही है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा। और तब मैडम आवाज़ देके कहने लगी कि देखो भाई लोग, इस पलंग को जहाँ है ना वहीं पर रख दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कृपया करके हमें सोने दो, अगर तुम लोग हमें डिस्टर्ब करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, हमारी नींद खराब हो रही है। अब फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, अगर गुस्सा आ जाएगा तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ में मैं क्या करूँगी। अपनी भलाई चाहते हो तो इस जगह के क्यों नहीं खाली कर देते हो, कोई और ठिकाना देख लो। इस जगह को अब तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम डराने वाले लोग हैं। और तुम मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लो, अब ये घर हमारा है, और समझ लो कि ये घर से हम निकलने वाले नहीं हैं। निकलना तो आप लोगों को पड़ेगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना दूँ, और आप लोग जितने भी हो आराम से इस जगह से निकल जाओ, बिना कोई शोर शराबा किए हुए। तभी उनका जो पलंग था नीचे आ चुका था। धड़ाम से आवाज़ तो हुई, और मैडम भी हिल गई और आशीष भी हिल गए, जो इतने झटके से पलंग को रखा गया था। लेकिन अभी भी उस जगह पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैडम अपनी आवाज़ में बोलती जा रही थी कि देखो, मुझे पता है कि तुम लोग बहुत सारे हो, इस घर को अपना घर अब आपने समझ रखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला। इस घर को हमने ले लिया है, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, और आप लोग को अब यहाँ से जाना पड़ेगा। आज जितना जल्दी हो आप अपना ठिकाना ढूंढ लो। मैं आप लोग के लिए 10 दिन का टाइम देती हूँ, 11वां दिन नहीं लगने दूंगी। इस 10 दिन में आप लोग अपने लिए ठिकाने की तलाश कर सकते हो, इससे ज़्यादा मेरे पास वक्त नहीं है। आप फिर बाद में मत कहना कि मैडम जी आपने हमारे साथ गलत किया है। तो सोच लो, समझ लो, और जो करना है करो, लेकिन जल्दी सोचना, जल्दी करना। तुम्हारे पास मात्र 10 दिन है, इसके बाद मेरा टाइम है। जो मैं करना चाहूँगी मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि ये घर खाली था और आप लोगों ने इसको अपना बसेरा बना लिया है, तो मैं इस घर से इतना जल्दी आप लोग को बेदखल नहीं करूँगी। मुझे भी पता है कि आपको घर ढूंढने में इतनी मुश्किल आएगी, इतनी मुश्किलात होगी, इसलिए मैं वक्त दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपना घर को ढूंढ सकते हैं। और देखो, हमारे बेडरूम में आने की आप लोग कोशिश मत करना, हम पति पत्नी हैं भाई। और देखो, हमें भी एकांत चाहिए, अगर आप लोग यहाँ पर रहोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और सुनो, सब जाते हुए दरवाजे भी बंद करके जाना। देखो, दरवाज़ा खुला हुआ है। और तभी आशीष ने देखा तो उनकी तो हालत खराब हो गई। देख क्या रहे कि सफ़ेद सफ़ेद कपड़े में वहाँ तो बहुत सारी आत्माएं दिख रही हैं, और किसी का चेहरा इतना बुरा, किसी का उससे भी बुरा। मतलब जो भी वहाँ आत्माएं नज़र आ रही थी, सब एक तरफ से बदसूरत बदसूरत दिखाई दे रही थी। कोई भी कहा जाए तो सही नहीं थी, किसी के चेहरा देखने लायक नहीं था। अब आशीष को सब आत्माएं देख रही थी, और गिनती में उस टाइम उस घर में कम से कम 20-22 आत्माएं तो ज़रूर होगी, और वो अभी भी खड़ी अब मैडम की तरफ देख रही थी, आशीष की तरफ देख रही थी। अब मैडम उनसे बात कर रही थी,
उनको बड़े प्यार से हैंडल कर रही थी। और वही बता रही थी कि देखो, हम लोग डरते नहीं भाई, हमारा पेशा यही है। आज देखो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। ज़बरदस्ती करना होता ना तो मैं आज ही आप सबको इस घर से बाहर निकाल सकती। मेरे में इतनी शक्ति है, ताकत है, लेकिन मैं निर्दयी नहीं हूँ। आप लोग आराम से अपने लिए ठिकाना ढूंढ लो और 10 दिन के अंदर इस घर को मुझे खाली चाहिए। मैं इससे ज़्यादा सुनना नहीं चाहती। और आप लोग निकलते क्यों नहीं हो? निकलो और जाते जाते गेट बंद करती जाना। और सही मायने में जब आशीष ने देखा कि वो एक एक करके आत्माएं उनके बेडरूम से निकलती जा रही थी, और लास्ट की जो आत्माएं निकली ना, तो एक बार मुड़ करके मैडम की तरफ देखी। और तब आशीष उसकी आंखें देख करके एकदम डर चुके थे। इतनी बड़ी बड़ी जानवर की तरह आंखें, और वो भी लाल लाल, जैसे वो गुस्से में हो कि मैडम मैं तुम्हें देख लूँगा। जैसे वो धमकाने वाले अंदाज में पीछे मुड़ा था और मैडम की तरफ घूरता हुआ और फिर दरवाजे से बाहर दरवाज़ा बंद करता हुआ निकल गया था। अब उस जगह पर बिल्कुल खामोशी छा गई थी, हर तरफ खामोशी। लेकिन आशीष बेचारे का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा भाई। इतनी एक साथ में आत्माएं कहाँ से आ गई, और एक से एक भयंकर आत्माएं, जिसकी शकल सूरत देख करके अब आशीष की हालत और ख़राब हो गई थी। और तब मैडम ने देख लिया कि आशीष डरे हुए हैं, तो आशीष को समझाने लगी। अब कहने लगी, आशीष इतनी आत्माएं देखकर तुम डर गए? अरे तुम्हें डरना नहीं होगा आशीष। जब तुम मेरे साथ में हो ना, तो तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो। ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं हमारे साथ नज़र आएगी। अगर हम इस लाइन में हैं तो ऐसे ही तुम डर जाओगे? आशीष अपने आप को संभालो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने थोड़ी दूंगी। इसके बाद आशीष को समझ में आया कि हाँ, वास्तव में जो मैडम है शक्तिशाली है। इतनी सारी आत्माओं को ना तो कोई कड़ा रुख अख्तियार किया, ना कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, बस आसानी से बात करके और उनको चलता कर दिया था। और 10 दिन का टाइम भी दे दिया था कि 10 दिन में अपने लिए आप अपना घर, अपना आवास ढूंढ लो। इस जगह को खाली करना ही पड़ेगा। और आत्माएं मैडम की बात सुन करके चली गई थी। हाँ, एक आत्मा जरूर खूंखार दिख रही थी, जो लास्ट में मुड़ी थी, मैडम को घूर के चली गई थी। अब यही सब आशीष सोच रहे थे। अब मैडम कहने लगी, आशीष जाओ अंदर से दरवाज़ा बंद कर दो। तुम भूल गए थे दरवाज़ा बंद करना, सिटकनी लगाना, और तभी वो आत्माएं अंदर आई है। मुझे पता है ऐसा वो नहीं कर सकती, तुम्हारी ही गलती है आशीष। और वाकई में ये आशीष की गलती थी। आशीष ही शायद दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गए थे, और आत्माएं वो सारी की सारी दरवाजे से होती हुई उनके बेडरूम में पहुंच गई थी। इसके बाद आशीष जल्दी से उतरे, लेकिन उतरते ही उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनको डर लग रहा था कि कोई भूली भटकी आत्मा कहीं पलंग के नीचे ना हो और उनका पैर पकड़ कर नीचे गिरा दे। और तब मैडम ने डांटते हुए कहा कि आशीष जाओ जल्दी से। इसके बाद आशीष दौड़ते हुए दरवाजे पर गए और सिटकनी लगाई, और फिर दौड़ते हुए पलंग पर आ पहुँचे। मैडम उनकी हालत देख करके मुस्कुरा पड़ी, और मुस्कुरा कर खिलखिला के हंस पड़ी। कहने लगी कि आशीष तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम अपना जो शरीर में डर है ना, उसको बाहर निकाल दो। अगर मेरे साथ काम करना है ना, तो ये डर तुम्हारे शरीर में होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद वो लोग आराम करने लगे थे। पहली रात तो इतना ही हुआ और किसी को कोई खतरा नहीं हुआ। आशीष डरे जरूर थे, लेकिन मैडम बिल्कुल नहीं। जैसे वो भूतों से तो खेलती आई हैं, उनको डरने की जरूरत क्या है। आखिरकार दूसरी रात आ चुकी थी। दरवाज़ा, खिड़की, सब कुछ अंदर से आशीष ने 2-2 बार चेक कर लिया था कि कहीं गलती से कोई खुला ना हो, और फिर इस रात में कोई आत्मा अंदर आ जाए। सब मैडम देख रही थी,
आशीष जो कर रहे थे, अब मैडम मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुराहट का अर्थ आशीष समझ नहीं पा रहे थे। और तब आशीष पूछने लगे कि अरे मैडम जी, मैं ये दरवाज़ा खिड़की चेक कर रहा हूँ तो आप मुस्कुरा क्यों रही हो। मैडम कहने लगी कि आशीष, तुम कितने बुद्धू हो। अरे आत्माएं, इनके लिए ना तो कोई दरवाज़ा है ना कोई दीवार है, ये कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है। अब आशीष मैडम की तरफ देख रहे थे। मैडम तो कह रही थी उस रात को कि तुमने कुंडी गलती से खुला छोड़ दिया होगा और तभी आत्माएं अंदर आ गई। और आज ही दूसरी बात, तब मैडम खिलखिला के हंसने लगी। अरे बुद्धू, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तुम जल्दी कब समझोगे। आत्माएं किसी के बंधन में नहीं रहती, ना उनके लिए कोई दरवाज़ा चाहिए, ना कोई ऐसा दीवार जो पार ना कर सके। वो जहाँ जब चाहें आ सकती हैं, जा सकती हैं। आ जाओ, ये दरवाज़ा खिड़की तुम्हारा वो आत्माएं को रोक नहीं पाएगी। अंदर आ जाओ, बेड पर आ जाओ। और इसके बाद आशीष एकदम डर गए थे। उनके शरीर से डर जो था निकल ही नहीं पा रहा था कि आखिर डर क्यों लग रहा है। और तब मैडम कहने लगी, ये डर जो है ना बचपन से तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, अब इसको निकालने में ज़रूर थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हारा डर मैं निकाल कर रखूँगी। वक्त आने दो, सब कुछ सही हो जाएगा। और इसके बाद वो लोग अपने बिस्तर पर गिर चुके थे, सो चुके थे। और वही हुआ जिसकी संदेह था। फिर आत्माएं अंदर आ चुकी थी। और इस बार में उन्होंने पलंग को नहीं उठाया। वहाँ पर जैसे पलंग के चारों तरफ घेर करके खड़ी हो चुकी थी। और एक जोरदार आवाज़ वहाँ पर गूंजने लगी थी। वो आवाज़ इतनी भारी थी कि आशीष की भी आँख खुल गई थी और मैडम की भी आँख। जब दोनों लोग उठे और उस जगह पर देखे तो आशीष का तो होश उड़ चुका था। ये आत्माएं कल वाली नहीं थी, ये सब की सब अलग लग रही थी, अलग टाइप की थी। अब इतनी भयानक थी कि आशीष की तो लगा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। दिल तेजी से धड़कने लगा था। आशीष तो घबरा चुके थे, लेकिन मैडम बिल्कुल शांत थी। और जो उनका मुखिया था उनमें अब मैडम से बात करने की कोशिश कर रहा था, मैडम को धमकाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि ये जगह हमारी है, हम यहाँ पर रहते हैं, आप इस जगह को खाली करके चले जाओ और नहीं तो हम आपको ख़त्म कर देंगे। दोनों में से कोई बच नहीं पाएगा। मैडम अब अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही थी, देख भाई, तुम इस जगह के खाली करो, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये घर हमारा है, हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे, खाली तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हारे दूसरे भाई को अब हम 10 दिन का टाइम दिए हैं और तुम्हें भी हम 10 दिन का टाइम देते हैं कि तुम अपनी पूरी गैंग लेकर के 10 दिन के अब अंदर ही इस घर को खाली कर दो। जहाँ तुम्हें जाना है चले जाओ, आज से घर हमारा है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो आज भी तुम्हें इस घर से भगा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हें भी वक्त दूंगी, 10 दिन का तुम्हें भी मौका देती हूँ। लेकिन वो जो उनका मुखिया था अब अपना जोर आजमाइश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैडम डरी नहीं। और तब उसको समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ पर उसकी दाल गलने वाली नहीं है। मैडम उसको अच्छी तरह से समझा दिया कि हमें तुम ऐसे मत समझ लेना, हम इस घर में आए हैं कुछ सोच समझ के आए हैं। हमें पता था कि तुम्हारे जाने के बाद और भी लोग यहाँ पर हैं, वो भी हमारे पास में आएंगे और वो भी हमसे इस घर को खाली करने के लिए कहेंगे। लेकिन सुनो, तुम सबको बता दो, क्यों मेरे पास बार बार आएंगे। पूरे बिल्डिंग में जितने लोग हैं तुम लोग सबको आपस में बता दो कि तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, 10 से 11वां दिन मेरा है। इसके बाद में इस बिल्डिंग में ये कोई भी आत्मा, कोई भी भूत इस बिल्डिंग में होना ही नहीं चाहिए। अगर गलती से हो भी गया तो समझ लो कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब सब कुछ समझ में आ चुका था। एक से एक भयानक शक्ल वाली
आशीष एकदम डरे डरे से रहते थे। अब वाकई में दो आत्माएं का ग्रुप उनके पास आ चुका था। ना जाने कितने ग्रुप उस घर में रहते थे, लेकिन डरी तो बिल्कुल नहीं थी मैडम जी। मैडम जी उन पर सब पर भारी थी। आखिर आशीष सोच रहे थे कि मैडम के पास इतनी बड़ी कौन सी शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है, नहीं तो अब तक इस घर में कोई रोक ही नहीं पाता। लेकिन जानते थे कि मैडम में वो असीम शक्ति है। मैडम जो वो आत्माओं को बुला सकती है, तो ये भी तो आत्माएं हैं, इनको काबू में करने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन मैडम दयालु जरूर है, कह रही है कि 10 दिन का टाइम मैं दे रही हूँ, 11वें दिन मेरा होगा। और इसके बाद तो हर रात में नए नए आत्माएं उस घर में आती रहीं, कोई 2 की संख्या में, कोई 1 की संख्या में, और कोई थोड़ा ज़्यादा में। और हर को मैडम वही बात समझाती थी कि देखो हम लोग डरने वाले तो है नहीं, अब डरना तो आप लोगों को पड़ेगा। अब इस जगह को आपको खाली तो करना ही पड़ेगा, 10 दिन का टाइम है, 11वां दिन। इस तरह करते करते 10 दिन तो बीत चुका था। अब वो घड़ी थी जिसका घड़ी का इंतज़ार था आशीष को भी और मैडम को भी। 10वें दिन की वो रात थी और पलंग पर दोनों के दोनों लोग सोए हुए थे। अब मैडम से आशीष पूछ रहे थे कि मैडम आज 10वीं रात है, तो क्या वो लोग सारे भूत चले गए होंगे कि अभी कोई बाकी होगा। मैडम अब आशीष की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या क्या समझ रहे हो, वो आत्माएं चली गई होंगी, तुम्हें क्या लग रहा है। आशीष कहने लगी, मैडम मैं इनके बारे में क्या जानूं, ये तो आप ही जानती हो। और तब मैडम कहने लगी कि देखो कुछ आत्माएं तो ज़रूर इस घर से चली गई है, लेकिन एक आत्मा ऐसी है जो इस घर में अभी भी है, और वो सबसे शक्तिशाली आत्मा है, और उसके लिए हमें कुछ अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब छोड़ो, अब हम सोते हैं, अब कल की कल देखा जाएगा। और फिर दोनों के दोनों लोग अब आराम करने लगे थे। लेकिन आशीष को जो डर था ना, जब मैडम ने बोला कि एक आत्मा जो शक्तिशाली है इस घर में रुकी हुई है, अब बाकी सारी की सारी आत्माएं अब चली गई है, अब क्या होगा, मैडम क्या करेंगे। अब मैडम कह रही थी कि आशीष सो जाओ, सुबह में हमें कुछ काम भी करना है, कुछ तैयारी भी करनी है, आखिरकार इस घर को हमें खाली भी तो कराना है, पैसे भी तो लेने हैं, तो आराम करो, डरो मत, कल देखना, कल के बाद इस घर में कोई भी आत्मा नहीं रहेगी। इसके बाद सुबह हुई। अब मैडम बाजार की तरफ आशीष को लेकर निकल गई थी। अब वहाँ पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर पहुँची और जो उनको चाहिए था वो सामान खरीद लिया। इसके बाद आशीष से कहने लगी कि देखो अब हम रात को 12 बजे बेसमेंट में जाकर के एक विशेष पूजा करेंगे। वो जो एक आत्मा इस जगह पर है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और वही आत्मा इस जगह पर रुकी हुई है, और वो हो सकता है कि हम लोगों पर हमला भी करे, क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा है। आशीष मेरे साथ ही रहना, जैसा मैं कहूँगी वैसे ही करना है, और तुम ये सब जल्दी जल्दी सीखते जाओ। आशीष जब सुने ना तो उनके शरीर में डर आ चुका था, और सोचने लगे थे मन में कि ये सब मैं कब सीख पाऊँगा, मैडम कब मुझे सिखाएगी। लेकिन मैडम तो सब कुछ उनको दिखा रही थी, बस उनका सीखना ही तो था। और आखिरकार वो रात आ चुकी थी, रात के 12 बज चुके थे। अब आशीष भी बेसमेंट में और मैडम पूरा साजो सामान के साथ बेसमेंट में। दिया जल चुका था, मैडम काले कपड़े पहन चुकी थी, गले में कई तरह का माला, अंगूठियाँ उंगलियों में, जैसा उन्होंने फार्म हाउस में अपना भेष रखती थी वैसे भेष में आ चुकी थी। और दिया जल चुका था और मैडम पूजा पाठ में लीन हो गई थी, और गोल घेरा बनाए हुआ था, 2 गोल घेरे, एक में आशीष को बिठा रखा था, और एक गोला जो था वो खाली था, उसमें एक छोटा सा गैप था, छोटा सा गैप जानबूझ करके मैडम ने रखा हुआ था।
आशीष को सब प्लान पता था कि कब क्या करना है, मैडम के इशारे का इंतज़ार करना था। मैडम ने पूजा पाठ जब स्टार्ट कर दिया तो आशीष की दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि कब जाने क्या हो जाए, किधर से वो आत्मा आ जाए और कहीं उन पर अटैक कर दे। और तभी उनको लगा कि नहीं, मैं तो सुरक्षा घेरे में हूँ, ऐसा मेरे साथ में नहीं होगा। लेकिन घबराहट तो इंसान में होती ही है, चाहे वो कितने सुरक्षा में क्यों ना हो। भूत प्रेत का नाम लेते ही अच्छे अच्छे की हवा निकलने लगती है। और वैसे ही अब आशीष के साथ हो रहा था। और अचानक दिया का लैंप जो जल रहा था लो अब लपलपाने लगा था। ऐसा लगने लगा कि वो कब बुझ जाएगा कुछ भी मालूम नहीं। और तब आशीष को समझ में आ गया था कि जो आत्मा है अब वहाँ पर मौजूद है, अपनी मौजूदगी को जाहिर कर रहा है कि हम इस जगह पर आ चुके हैं। अब फिर मैडम जो अपना काम कर रही थी करती रही और अचानक मैडम ने आशीष की तरफ मुड़ करके देखा। आशीष समझ गए थे कि उनको क्या करना है, उसके लिए वो तैयार बैठे हुए थे और अब उठ करके खड़े हो गए। और तभी मैडम ने जैसे आदेश दिया कि सुनो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम्हें मुझसे बात करना होगा आमने सामने में। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो और तब कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन जब तक तुम मेरे सामने नहीं आओगे बातचीत कैसे होगा, आना तो पड़ेगा ही तुम्हें। और तब वहाँ पर एक ऐसा साया उभरा जो देखते ही आशीष की अब हट लगा कि दिल तेजी से फिर धड़कने लगा हो। कम से कम 8-9 फीट उसकी तो लंबाई थी। बेसमेंट का जो छत था, छत के साथ उसका सर टिका हुआ था और वो भी एकदम काला नंग धड़ंग। शरीर पर एक भी कपड़ा उसने पहन नहीं रखा था, पूरा शरीर नग्न था और आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। वो सामने जब प्रकट हुआ ना तब आशीष की हालत और ख़राब हो चुकी थी। लेकिन मैडम उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी कि सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और सुनो, तुम्हें इस घेरे में आकर के खड़ा होना पड़ेगा और तभी मैं तुमसे बात कर पाऊंगी और नहीं तो नहीं। अब वो जो छाया था वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था और मैडम बार बार उसको कह रही थी कि इस गोल घेरे में आकर के तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा और तभी मैं बात करूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मिटा के दूंगी और फिर मुझे दोष मत देना। अब शायद उसको समझ में आ गया था कि करना क्या है और ना चाहते हुए भी कदम बढ़ाता हुआ एक जो गोल घेरा बना रखा था जो खाली था, जिसमें जरा सा गैप था और उस घेरे के अंदर आके खड़ा हो गया था। अब आशीष के काम था कि उस गोल घेरे के जो गैप था उसको भर देना, ये आशीष की जिम्मे था। अब मैडम से बातों में उलझाई हुई थी, अब उन बातों में फंसा रही थी कि देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस जगह से कहीं दूर निकल जाओ। अगर तुम्हें कोई ठिकाना चाहिए तो मैं तुम्हें ठिकाना देने के तैयार हूँ, लेकिन इस कोठी को, इस घर को तुम्हें खाली करना पड़ेगा। लेकिन वो शैतान भारी आवाज़ में कहने लगा कि देखिए, हम यहाँ पर बहुत दिनों से हैं और एक तरह से हमारा घर है। अब एक घर में तो मैं खाली नहीं करूँगा, चाहे आपसे मुझे लड़ाई क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं करूँगा, लेकिन इस घर से नहीं जाऊँगा। मैडम उसको मनाने पर लगी हुई थी कि देखो भाई, तुम्हारे लिए मैं नए ठिकाने तलाश कर दूँगी, तुम्हें नए घर दूँगी, आप वहाँ पर तुम आराम से रहना, लेकिन ये घर अब मेरा है, अब मुझे अब इस घर में आराम से रहने दो। लेकिन वो सर तो उसका छत में, बेसमेंट के छत में जैसे सटा हुआ हो और मैडम ऊपर की तरफ देख कर उससे बात करी थी, बातों में उलझा रखी थी। इधर इसी बीच में आशीष को वो गैप को भरना था। उनके हाथ में वो पाउडर था जिसे वो गोल घेरा बनाया गया था और उसी पाउडर को अब इस्तेमाल करना था उस गैप को भरने को। और जैसे ही गैप भर जाता ना तो वो शैतान मैडम के काबू में आ जाता। लेकिन
हिम्मत तो जैसे आशीष के टूटने लगी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, घबराहट पसीना से नहा चुके थे। दिल कह रहा था कि इस जगह से छोड़ छाड़ कर भाग जाए, जान है तो जहान है। लेकिन अगले पल मैडम की सूरत नजर आ जाती और अपनी पत्नी को कैसे छोड़ के जा सकते। अगर कोई दूसरी बात होती तो सोच भी सकते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में अब वो जा नहीं पाएंगे। चलो देखा जाएगा जो होगा, मैडम तो ज़रूर मेरी जान बचा देगी। अगर वो शैतान मुझे मारना भी चाहेगा तो मैडम ऐसा होने नहीं देगी। और आखिरकार करो, अब आशीष धीरे 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 उस गोल घेरे के पास पहुंच गए, जहां पर उस शैतान का मोटा सा पांव दोनों उस गोल घेरे के अंदर में था। और आशीष धीरे धीरे पाउडर से उस गैप को भरते जा रहे थे और ऊपर की तरफ देखते जा रहे थे कि वो शैतान नीचे तो नहीं देख रहा है। लेकिन मैडम ने बातों में उलझा रखा था, बात करती जा रही थी, मीठी मीठी बात करते जा रही थी, उसको मनाने की कोशिश कर रही थी कि भाई इस घर को छोड़ दे, मैं तेरे लिए अलग से घर दूंगी, तेरे लिए अलग घर खरीद कर दे दूंगी, अगर तुम्हें रहना है तो उस घर में रहना, लेकिन इस घर को छोड़ दो। लेकिन वो कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं था और कह रहा था कि ये बेसमेंट ही मेरा घर है और इसी घर में मैं रहूँगा, इस घर को खाली नहीं करूँगा। तब तक आशीष उस गोल घेरे का जो गैप खाली था उसको भर चुके थे और जब फुर्ती से फिर अपने सुरक्षा घेरे में लौट चुके थे। और मैडम को सब एहसास हो चुका था कि अब उनका काम हो चुका है। अब फिर मैडम अपने रंग में आ गई, कहने लगी कि ऐसा कर भाई, मैं तुझे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तू समझ नहीं पा रहा था। अब तू जरा इस घेरे से बाहर निकल के दिखा दे, तेरे में हिम्मत है तो ऐसा तो कर। और वाकई में जब वो इंसान नीचे मुड़कर देखा ना, तो लगा कि एकदम उस बेसमेंट में खलबली सी मच जाएगी। इतना जोर से चिल्लाया था और उसने कहा, तूने मेरे साथ में धोखा किया, तूने मुझे बंधन में बांध दिया है। मैं जानता हूँ कि तूने मेरे साथ में छल किया है और एक दिन देखना तुम्हें पछताना पड़ेगा। कभी तो मैं आज़ाद होऊंगा और इसके बाद मैं तुझे देख लूँगा। आज तेरा वक्त है और कभी भी मेरा वक्त आएगा। और इसके बाद जैसे वो शैतान गायब हो गया था। वो शैतान अब शायद मैडम के पास में था, उनके काबू में था। आत्माएं ने उनको शायद दबोच लिया था, अपने काबू में कर लिया था। अभी भी आशीष का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब पूजा से उनकी मैडम उठ गई थी। हाथ झाड़ते हुए कहने लगी, आशीष अब चलो यहाँ से, सब कुछ काबू में हो गया है। अब ये घर पूरी तरह से खाली हो चुका है, अब ये सामान पड़ा रहने दो, सेठ अपने आप ही इस घर को सफाई करवा देगा। अब हम लोग चलते हैं, अपने कमरे में आराम करते हैं और कल हम सेठ के पास जाएंगे और डिक्लेयर कर देंगे घर खाली हो चुका है, अपना पैसा लेंगे और फिर हम लौट चलेंगे और फिर हमारा अपना एक नया घर होगा, जिसमें मैं भी रहूँगी, तुम्हारे माँ बाप भी रहेंगे और तुम्हारा मजाकिया दोस्त रहेगा। क्यों, सही है ना? इतना पैसा तो हमारे पास आ चुका है। आशीष मन ही मन अब मैडम की तरह देख रहे थे, अब उनकी प्रशंसा मन ही मन कर रहे थे कि मैडम कितनी शक्तिशाली है, इतना बड़ा शैतान को अपने काबू में चुटकियों में कर लिया। जरूर ये मंत्र, ये ज्ञान मैं भी सीखूंगा एक दिन। मैडम कब सिखाएंगी? अब ख्यालों में खोए हुए थे और तब मैडम ने बोला कि आशीष चलो अपने कमरे में। और इसके बाद वो लोग अपने बेडरूम में आ चुके थे। अगले सुबह अब उस घर से निकल चुके थे, सेठ के घर पहुँचे और सेठ को डिक्लेयर कर दिया कि अब ये घर भूतों से खाली हो चुका है, अब आप चाहे अपने बेटे को भेज सकते हैं या जो करना चाहे आप कर सकते हैं, अब हमारा पैसा दीजिए। इसके बाद सेठ ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया और फिर वो पैसा लेकर के और अपने फार्म हाउस लौट गए थे और अपने भविष्य के ताना बाना जोड़ने लगे थे। प्लान कर रहे थे
कि नया घर हम कहाँ पर लें, कहाँ बनवाएं, कितने कमरे होंगे, कैसा होगा, सब कुछ प्लानिंग चलने लगा था। और आशीष अपने सपने की दुनिया में खो चुके थे। अब उनका भविष्य अब उज्जवल दिखाई दे रहा था। वो सपने की दुनिया में देख रहे थे कि हमारे बालकोनी के पीछे एक बड़ा सा गार्डन होगा और एक स्विमिंग पूल तो ज़रूर होगा, जहाँ पर मेरे छोटे छोटे बच्चे नहाएंगे। मैं उनके साथ भी उस पूल में उतरूँगा, साथ में हमारे मैडम जी होंगे। कई तरह के मन में ख्याल अब चल रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आशीष जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, इस सीरीज का ये अंत में यहीं पर करता हूँ। अब आशीष और मैडम के सीरीज की एक नई श्रृंखला स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी जो आपकी भेजी हुई कहानियाँ अब इंतज़ार कर रही हैं, उस कहानियों को भी आपके सामने तो रखना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वक्त ज़रूर चाहिए, ताकि दर्शकों द्वारा भेजी हुई कहानियाँ मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। और इस श्रृंखला को मैं जब लेके आऊँगा तो आप लोग को पहले सूचित करूँगा कि कल से या जब से मैं श्रृंखला को स्टार्ट करूँगा। तो थोड़ा सा मोहलत मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो फिर हम एक नई कहानी के साथ कल आते हैं। ये कहानी होगी एक ट्रक ड्राइवर की, जो काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी। वो है एक नौजवान ट्रक ड्राइवर। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप लोग को बहुत ही इस कहानी में मज़ा आने वाला है। तो कल फिर हम उसी कहानी के साथ हाजिर होते हैं, सेम चैनल सेम टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।